हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि 12th नवंबर में जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन आने का संभावना होता है, उस हर एक न्यूज़ को हम लोग आज विथ डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। हर एक डायमेंशन को कवर करेंगे विथ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में जहां से न्यूज़ रहा है जो कि 12th नवंबर में आए हैं, और ऐसा है कि जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उस हर एक न्यूज़ को हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं विथ अ प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस इन न्यूज़ भी रहता है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के बेस में पूछ लिए जाते हैं, कई क्वेश्चन जो है कौन सा कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, उसका टेम्परेचर कैसा होता है, उसका इकोसिस्टम कैसा उस कंट्री का। इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि साइक्लोन बेस्ड लोकेशन आता है, ठीक है? तो उस हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूरा ये जो लेक्चर चल रहा है ना, जो डेली करंट अफ़ेयर्स का इनिशिएटिव चल रहा है, ये प्योरली जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी फॉर्मेट में हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है। ये जितना भी डिफरेंस एग्ज़ाम होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट डिफेंस एग्ज़ाम है, जैसे कि सीएपीएफ एसी हो गया, एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एयर फोर्स, इस सब एग्ज़ाम को ईज़िली यहाँ पे कवर हो जाने वाले हैं। तो इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना न्यूज़ को। और फर्स्ट न्यूज़ है कि मुंबई ने यहाँ पे टॉप किया है लिस्ट ऑफ एशिया हैप्पीनेस सिटीज़ इंडेक्स में, ठीक है? तो एशिया हैप्पीनेस सिटी इंडेक्स जो 2025 के लिए रिलीज़ किए गए हैं, उसमें से मुंबई जो है इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक में टॉप किए हैं। इसे जो है सोर्सेज़ कहाँ से पता चला? तो जो टाइम आउट है इसके द्वारा इसे पब्लिश किए गए हैं। और सर्वे बेस्ड में क्या है कि ओवर 80,000 रेसिडेंट फ्रॉम मेजर ग्लोबल सिटीज़ रेटेड, है ना? ये जो 18,000 यहाँ पे रेसिडेंट है मेजर ग्लोबल में जितना भी सिटीज़ हैं, उसको रेटेड किए गए हैं। हैप्पीनेस कैसा है उस सिटीज़ का, है ना? पूरे ग्लोबल सिटीज़ में हैप्पीनेस कैसा है, कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे है, वहाँ का कल्चर कैसे है, वहाँ का लिवेबिलिटी कैसे है। और इसी सब चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे टाइम आउट के द्वारा इस सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 को रिलीज़ की है, और उसी के रिस्पेक्ट में मुंबई ने यहाँ पे टॉप किए हैं। क्या क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं जिसके थ्रू जो है मुंबई ने यहाँ टॉप किए हैं? तो यहाँ पे हैप्पीनेस देखे गए हैं विच सिटी लाइफ, कि हैप्पीनेस तो होना ही चाहिए, उसके साथ सिटी लाइफ कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फिर फ्रेंडलीनेस ऑफ द पीपल, किस तरीके से फ्रेंड कर रहे हैं, किस तरीके से जो है बिहेवियर रह रहे हैं अपने नेबर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ये सब चीज़ को यहाँ पे क्राइटेरिया एज अ टूल यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। फिर लेक्चर इन फूड क्वालिटी कैसे हैं, सेफ्टी किस तरीके से हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग सैटिस्फैक्शन किस तरीके से है, क्योंकि होता है ना कि अर्बन में रह रहे हैं, मतलब फैसिलिटी तो है लेकिन इकोसिस्टम उस तरीके से नहीं है, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है, पॉल्यूशन का इशू है। इस तरीके का इशू हमें देखने को मिलता है जब हम लोग अर्बन एरिया में रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की है कि जो लिविंग सैटिस्फैक्शन है कि नहीं, पब्लिक स्पेसेस हैं कि नहीं, ग्रीन ज़ोन, ये सब चीज़ को एज़ अ क्राइटेरिया यूज़ किए गए हैं, और जिसके थ्रू यहाँ पे मुंबई ने टॉप किए हैं। बाकी इसका पर्पस है कि रैंक करना सिटीज़ को वहाँ पे जो कि हैप्पीनेस को डिफाइन कर सके, मोस्ट कंटेंट को डिफाइन कर सके, है ना? प्राउड टू लिव, इस तरीके से जो है सिटीज़ को डिफाइन कर सके। यही इसका पर्पस है जिसके थ्रू जो है एशिया हैप्पीनेस सिटीज़ इंडेक्स से जो है पब्लिश किए गए हैं। फिर अदर्स हाई रैंक सिटीज़ में बात करोगे तो बीजिंग हो गया, चाइना का शंघाई हो गया, चियांग माई हो गया, हनोई हो गया, फिर जकार्ता है, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, सियोल हो गया। ये अदर ग्लोबल में जितने भी कंट्री है वहाँ का जो है सिटीज़ है, और इन्हीं सिटीज़ को भी यहाँ पे एशिया का, है ना, एशिया का जो है हैप्पीनेस सिटीज़ यहाँ पे भी डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये जो रिपोर्ट हैं पब्लिश किए गए हैं टाइम आउट के द्वारा, इन्होंने भी ने कुछ क्या किया है, कुछ फाइंडिंग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं एशिया के बारे में। और ये जो रिपोर्ट है ना पूरा एशिया के रेस्पेक्ट में है, यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इसके बारे में नहीं बताए गए हैं, इस चीज़ को याद रखना। तो एशिया में कुछ फाइंड आउट किए गए हैं कि एशिया का जो सिटीज़ हैं वो इंक्रीजिंग हो रहा है लाइफ सेटिस्फेक्शन के मामले में। जैसे कि अभी कोरोना आया था, कोविड-19 आए थे, तो कोविड-19 के बाद क्या है कि जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना? फिर जो सैटिस्फैक्शन होना चाहिए जो लिविंग से, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो है बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। क्लियर है इस चीज़ क्या? चलो, फिर नेक्स्ट देखो कि सिटीज़ इन्वेस्टिंग इन पब्लिक
इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, लाइफ टेंड टू स्कोर यहाँ पे हाई बता रहे हैं कि जो सिटीज़ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? सिटीज़ में जो इन्वेस्टिंग आ रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, कल्चरल लाइफ को डेवलप कर रहे हैं और इसी के थ्रू क्या हुआ है कि जो मुंबई है यहाँ पे हाई स्कोर लिए गए हैं। फिर बाकी और कुछ फाइंडिंग जो है इस सिटीज़ के द्वारा किए गए हैं, इस इंडेक्स के द्वारा किए गए हैं। वो है कम्युनिटी बॉन्ड बहुत ज़्यादा है एंड अफोर्डेबल स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इन सब सिटीज़ में क्या है कम्युनिटी बॉन्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी देखने को मिल रहे हैं। ये 3 पॉइंट हैं जो कि इस रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए हैं। और कुछ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सेवरल आसियन सिटीज़ फीचर्स इन द ग्लोबल टॉप 20 हैप्पीनेस वही जो बात की अभी बीजिंग हो गया, शंघाई हो गया, तो मुंबई के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो सिटीज़ हैं, वो भी यहाँ पे टॉप रैंक परफ़ॉर्म किए गए हैं। क्लियर है? इसे रिलीज़ किए गए हैं टाइम आउट मैगज़ीन के द्वारा और जो है नवंबर 2025 में रिलीज़ किए हैं। क्लियर है? ये फर्स्ट न्यूज़ था, डिटेल के साथ कवर किए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सिंपली यहाँ से हैंडल कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ होने वाले हैं कि कॉप 20 जिसे हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं, कॉप का फुल फॉर्म है। ये जो समिट है, ये जो है बेलम ब्राज़ील में हेल्ड किए गए थे। क्लियर है? इसका फुल फॉर्म वही है और इसका एडिशन जो है क्लियरली समझ आ रहा है कॉप 30 लिखा हुआ है। तो ये जो 30 है ये एडिशंस को बताते हैं। तो 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है इसका फुल फॉर्म है, इसे ऑर्गेनाइज किए गए हैं यूएनएफसीसी के द्वारा, है ना? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा जो है इस कॉप 30 को ऑर्गेनाइज किए गए थे ब्राज़ील में। जो है डेट है 12 से 21 नवंबर के बीच जो है इसे ऑर्गेनाइज किए गए थे। कुछ फोकस एरिया रहा है जिसके थ्रू इन्होंने अपना काम किए हैं या फिर जो इस पूरा मीटिंग में फोकस एरिया रहा है इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूजन, एडॉप्टेशन और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। क्योंकि देखो कोई भी रूल्स है तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल्स तो बन जाएगा, बट रूल्स को किस तरीके से हमें इम्पोर्टेंट देना है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ ग्लोबल लेवल। क्योंकि देखो क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, सबको पता है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कैसे करना है उसके लिए बहुत सारा रूल है। अब वही रूल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस चीज़ में यहाँ ने इसमें जो है फ़ोकस एरिया रहा है टॉप 30 का। फिर इंक्लूज़न होना चाहिए, फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना? क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको मिटिगेट करने के लिए किस तरीके से फाइनेंशियली सस्टेन करोगे, है ना? इंक्लूज़न होना चाहिए, है ना? कम्युनिटी लेवल यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो लीडर है वही रूल्स बनाए, वही हर चीज़ करे, ऐसा नहीं। इंक्लूज़न का मतलब वही है कि कम्युनिटी लेवल में भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसके थ्रू जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग मिटिगेट कर सकें, ठीक है? ठीक। उसके बाद यहाँ पे एडॉप्टेशन आना चाहिए, एडॉप्टेशन के बाद नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज मिटिगेट कर रहे हो, मिटिगेट में ऐसा रूल्स नहीं लाना है कि जिसके थ्रू और इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है ना? फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टॉप 30 का जो मेन यहाँ पे थीम रहा हो, यही थीम रहा है इम्प्लीमेंटेशन, इंक्लूजन, एडॉप्टेशन एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। फिर जो है की ऑब्जेक्टिव इसके द्वारा लिए गए हैं जिसके थ्रू जो है कॉप 30 का यहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो रिव्यू करना, स्ट्रेंथन किए हैं नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन को। इस जो कॉप 30 हुआ है उसमें से ये जो ऑब्जेक्टिव है और इसी के बारे में डिस्कस किए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो कि रिव्यू एंड स्ट्रेंथन किए नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन को। नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन होता है कि कौन कंट्री ठीक तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहे हैं। उसका जो टारगेट है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, वो प्रॉपर तरीके से हैंडल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम्पल लो जैसे कि इंडिया का जो है नेट ज़ीरो का जो टारगेट है कब तक है? 2070 तक। तो इंडिया जो है 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट को रिड्यूस करने में अपना जो प्लानिंग प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है? तो इसी को इन्होंने रिव्यू किए हैं, स्ट्रेंथन किए हैं। फिर प्रमोट किए हैं क्लाइमेट फाइनेंस को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट चेंज को प्रॉपर तरीके से मिटिगेट किया जा सके। क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें जो है जो मेन इम्पोर्टेंट थीम रहता है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही रहते हैं। क्लाइमेट चेंज को कैसे कम करना है, कैसे मिटिगेट करना है और उसके रिस्पेक्ट में फाइनेंस कैसे लाना है।
क्योंकि मेन जो बैक में मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं वो फाइनेंस ही करने वाले हैं। क्योंकि फाइनेंस होगा तभी कहीं जाके क्लाइमेट चेंज को वहाँ पे मिटिगेट कर पाओगे। उसी के साथ जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बात किए गए हैं कि जो डेवलप कंट्री हैं या फिर जिसके पास हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है, वो डेवलपिंग कंट्री को या फिर जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ट्रांसफ़र करो, जिससे मिटिगेट करने में आसानी हो क्लाइमेट चेंज को। फिर फोकस किए हैं फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी कंज़र्वेशन को, कि किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी को कंज़र्व कर सकें। क्योंकि अल्टीमेट जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका जो मिटिगेट करने का मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरेस्ट के पास होता है, फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी के पास होता है। क्योंकि वही जो है ग्रीन हाउस गैसेज़ जैसे बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जब ग्रीन हाउस गैसेज़ रिड्यूस होगा, तो ऑटोमैटिकली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहाँ से भी हमें रिड्यूस दिखने को मिलेगा। फिर एडवांस ग्लोबल क्लाइमेट एडॉप्टेशन इन रेजिलियंस, ये कुछ ऑब्जेक्टिव रहा है जिसके थ्रू जो है ये पूरा ऑर्गेनाइज किए गए थे कॉप 30 को। इम्पोर्टेंस यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट ईवर कॉप होस्टेड इन अमेजॉन फॉरेस्ट रीजन, देख लो जो अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, ये जो है अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट रीजन, वहाँ पे जो है होस्ट किए गए थे, हाईलाइटिंग दी लिंक बिटवीन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी। और यहीं से बताता है कि जो ऑर्गेनाइज़ किए गए थे ऑर्गेनाइज़ेशन जो है कॉप 30, ये फॉरेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं, उसके साथ ही क्लाइमेट के इंस्टेबिलिटी को क्लाइमेट के स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हैं। फिर मेन एजेंडा रहा जो कि कॉप 30 में डिस्कस किए गए थे कि लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। ये जो है पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था उसमें भी डिस्कस किए गए थे कि इंडिया नहीं, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना? पूरा वर्ल्ड का जो है ग्लोबल वार्मिंग है, ये 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। फिर इक्विटेबल क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किए हैं कि अगर डेवलप कंट्री जो है उसके पास कैपिटल ज़्यादा है तो डेवलपिंग कंट्री को जो है एज़ अ ग्रांट के तौर पर दे सकते हैं, जिसके थ्रू जो है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट किया जा सकते हैं डेवलपिंग कंट्री के द्वारा भी, इसके बारे में डिस्कस किए हैं। फिर एनर्जी ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कस किए हैं, जो फॉसिल फ्यूल है जहाँ से इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज़ कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिनेट हो रहा है, उसको रिड्यूस करके हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि सोलर पावर यूज़ कर लो, टरबाइन यूज़ कर लो, है ना? फिर विंड पैनल लगा लो। इस तरीके से जो इसका अल्टरनेटिव है, जो फ्यूल है, जो सॉलिड फ्यूल है या फिर जो फॉसिल फ्यूल है, जहाँ से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज़ इमिशन हो रहे हैं, तो उसको रिड्यूस करके हम लोग उसका अल्टरनेटिव जा सकते हैं, एनर्जी का ट्रांजिशन कर सकते हैं। ये जो है मेन एजेंडा रहा कॉप 30 का। फिर कार्बन मार्केट मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अदर जो कंट्री या फिर अदर फैक्ट्री जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, उसको एज़ अ या फिर उसको सेल कर सकते हैं, जिसके थ्रू मार्केट जो है सस्टेन रहेगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस भी आ जाएँगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। फिर इंडिजीनियस यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस की भी बात की है, क्योंकि अल्टीमेट जो क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करने का काम है, ये पूरा सिटीजन्स के पास है ना? इंडिजीनियस के पास है, क्योंकि डे टू डे फिनोमेना में बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे एक्टिविटी करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये जो है मेन एजेंडा जो टॉपिक रहे कॉप 30 का जिसके बारे में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ओवर 190 कंट्रीज़, फिर वर्ल्ड का लीडर्स, एनजीओज़, डिफरेंट डिफरेंट एनजीओज़, साइंटिस्ट हो गया, यूथ क्लाइमेट एक्टिविटीज़ हो गया, इन सब चीज़ का हमें जो है कॉप 30 में पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। इंडिया का पोजीशंस रहा है कि कॉल्ड फॉर इक्विटेबल एंड कंसेशनल फाइनेंस एंड अर्ज डेवलप्ड नेशंस टू डिलीवर ऑन कमिटमेंट। मतलब क्या रहा है इसका? इंडिया ने ये बोला है कि देखो डेवलप तो हो गए हो, जितना भी 8 प्रेजेंट डेवलप कंट्री हैं, उन्होंने पूरा फॉसिल फ्यूल को जला-जला के है ना ग्लोबल इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कर करके क्या है अपना डेवलप हो गया है। अब जब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गए हो, पूरा ग्रीन हाउस गैसेज़ बढ़ा चुके हो, अब डेवलपिंग कंट्री को क्या बोलते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हो उसको बंद करो। तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना अभी तो इंडिया ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है? इंडिया ही स्टार्ट किए हैं और पहले से कौन स्टार्ट करते आ रहा है, जो डेवलप कंट्री वो ही स्टार्ट किए हैं पहले से और उसी के थ्रू डेवलप हो रहे हैं। तो इंडिया का बोलना वही है कि जितना भी फाइनेंस करना है ना? डेवलप कंट्री को बोल रहे हैं कि फाइनेंस करो डेवलपिंग कंट्री को, जिसके थ्रू जो है डेवलपिंग कंट्री भी अपना रिन्यूएबल एनर्जी में जो है सस्टेन कर सके, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे
रिड्यूस कर सके। इंडिया का पोजीशन सही रहा है। बाकी पूरा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं जो कि कॉप 30 से इम्पोर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो इस न्यूज़ को थोड़ा कवर करना यहाँ से हो सके तो क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, जिसे हम लोग हर साल 10 नवंबर में क्या करते हैं, 10 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, 24 से 30 अप्रैल 2025 तक इसे ऑब्जर्व किए गए थे। और इस साल का जो है 10 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे डे का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वीक का भी डिस्कस किए हैं। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इन ह्यूमनली पॉसिबल, ये जो है लाइन रहा है, थीम रहा है 2025 में। ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे का इसका पर्पस रहा है कि हाईलाइट करना लाइफ सेविंग पावर ऑफ वैक्सीन अक्रॉस ऑल एजेस एंड पुश फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड। और यही इसका मेन है कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन कैसे कर पाओगे, वैक्सीन के थ्रू। तो वैक्सीन यहाँ पे लगाना या फिर वैक्सीन का जो पावर है उसको हाईलाइट करना ऑल एजेस में, है ना, चाहे चिल्ड्रेन हो, चाहे एल्डरली हो, है ना, चाहे ओल्ड एज पीपल हो। और पुश करना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन रिलेटेड जितना भी प्रोग्राम है उसको यहाँ पे पुश करना, ये जो है मेन एम रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे का। जो है की मैसेंजर जैसे कि वैक्सीन हैव सेव्ड वन 144 ना 154 मिलियन लाइव्स इन पास्ट 50 ईयर्स। अब देख लो यहाँ पे वैक्सीनेशन अकेले यहाँ पे सेव किए हैं 154 मिलियन लाइव्स को, पीपल को। फिर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीनेशन इज इसेंशियल है, इक्विटेबल होना चाहिए। फिर इम्यूनाइजेशन वर्क अक्रॉस द लाइफ कोर्स, है ना, चिल्ड्रन भी हो गया, फिर एडोलसेंट, फिर एडल्ट हो गया। इन सब चीज़ जो क्या है इम्यूनाइजेशन कराना है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जिसके थ्रू जो है इसे ऑब्जर्व किए गए थे और इसी के थ्रू जो है इसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। इसे ऑब्जर्व किए गए थे, ग्लोबली कोऑर्डिनेट किए गए थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर हैं जो कि कोलैबोरेशन किए गए थे। कुछ कैंपेन हैशटैग में वैक्सीन वर्क हो गया या फिर ह्यूमनली पॉसिबल हो गया। इस तरीके से जो है कुछ कैंपेन हैशटैग इसके द्वारा किए गए थे। कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में अगर डिस्कस करोगे तो मार्क द मिड पॉइंट ऑफ द इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, इम्फेजिंग करेंगे नेक्स्ट फेज इफर्ट को। ये जो है कुछ इसका सिग्निफिकेंस रहा है। इसे जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे, ऑब्जर्व किए जाते हैं WHO के द्वारा। ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का एक डिपार्टमेंट बोल सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करते हैं। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसे जो है 1948 में इस्टाब्लिश किए गए थे। इसका जो हेड क्वार्टर है ना, ये स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में पड़ता है। ये स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है यूएन का। जितना भी वर्ल्ड या फिर जितना भी वर्ल्ड में हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो गया, जैसे कि एट प्रेज़ेंट जो है कोविड-19 आया तो उसको अलर्ट करना, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से हम लोग जो है प्रिज़र्व कर सकते हो, इस सब चीज़ के बारे में कौन बताता है? WHO बताते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बताते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज़्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल में जितना भी हेल्थ है उसको प्रमोट करना, ग्लोबल हेल्थ प्रमोट करना, इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्सेस में क्या है पूरा कोऑर्डिनेट बनाए रखना, जितना भी कंट्री है उसमें हेल्थ रिलेटेड कोऑर्डिनेट बनाना, फिर कॉम्बैट करना डिसीज़ को वर्ल्ड वाइड, जैसे कि कोविड-19 है, डिफरेंट डिफरेंट जो जो वायरस फैलते हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल में, उसको रिड्यूस करना, उसको कॉम्बैट करना, ये जो है मेन एम है WHO का। और इसका मिशन है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल ये इसका मोटो है जिसके थ्रू इसे इस्टेब्लिश किए गए हैं। कुछ इसका की फंक्शन है जैसे कि प्रोवाइड करना लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर, क्योंकि इसका जो है मेन मकसद हेल्थ रिलेटेड इशू है, हेल्थ को कॉम्बैट करना है ना, हेल्थ जो डिसीज है उसको कॉम्बैट करना है। तो इसका फंक्शन वही है कि प्रोवाइड करना लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर, सेटिंग करना इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड की जो एक स्टैंडर्ड हेल्थ है ना, हेल्थ रिलेटेड जो स्टैंडर्ड उसको यहाँ पे मेंटेन करना। फिर मॉनिटर करना कि कैसे जो है हेल्थ रिलेटेड ट्रेंड जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है किस जो कंट्री का उसका इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ का डिक्रीज़ हो रहा है, किस तरीके से उसको जो है प्रोटेक्ट करना है, या फिर कैसे उसको जो है मेज़र करना है ना, मेज़रमेंट लेना है जिसके थ्रू जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। फिर सपोर्ट करना कंट्रीज़ इन हेल्थ पॉलिसीज़ सिस्टम, अभी बताया इसके बारे में। फिर कोऑर्डिनेटिंग करना रिस्पॉन्सेज़ टू पैंडेमिक्स एंड इमरजेंसीज़।
ये कुछ की फंक्शन है जिसके थ्रू जो है डब्ल्यूएचओ को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं और इसके द्वारा जो है कुछ मेजर यहाँ पे प्रोग्राम या फिर कैंपेन भी लॉन्च किए गए हैं। जैसे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गया, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 हो गया। इसमें वही बोले हैं कि जो वर्ल्ड लेवल में जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। फिर ग्लोबल है ना, ग्लोबल पोलियो एजुकेशन इनिशिएटिव, कोविड-19 एंड पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तंबाकू कंट्रोल एंड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये कुछ इसका इनिशिएटिव है, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा एट प्रेज़ेंट यहाँ पे रनिंग है। ये बुक्स हैं, बुक्स को अपने लेवल में करोगे, जस्ट इसका नाम याद रखना है, अ सिक्स ऑफ द ह्यूमैनिटी, जो कि एक बुक है, इसका ऑथर है देवेश कपूर और अरविंद। इसको जस्ट बुक को यहाँ पे याद रखोगे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अब, द सुल्तान अल्जान शाह कप, जो कि 2025 में, ये एसोसिएटेड है कौन से पोर्ट से? यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में लिखा हुआ है। ये जो है हॉकी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? ये जो वर्ल्ड कप है या फिर जो सुल्तान अजलाह शाह कप है, ये जो है बिलॉन्ग करते हैं हॉकी से। ये स्पोर्ट है मेन इंटरनेशनल फील्ड हॉकी से बिलॉन्ग करते हैं, इसको याद रखना। 2025 में इसका जो है 31st एडिशन रहा है और इसे जो है मलेशिया के द्वारा होस्ट किए गए थे। 22 नवंबर से 29 नवंबर के बीच जो है इसे होस्ट किए जाएँगे। कहाँ पे होस्ट किए जाएँगे? मलेशिया में। और इसमें जो है टोटल 6 पार्टिसिपेंट हैं। टोटल यहाँ पे जो टीम है वो 6 हैं। तो इसके बारे में जस्ट ये याद रखना कि जो सुल्तान शाह कप है 2025 का, सुल्तान शाह कप कौन सी फ़ील्ड से या फिर कौन से स्पोर्ट से बिलॉन्ग करते हैं? तो हॉकी से बिलॉन्ग करते हैं और 2025 में इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं या फिर कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे? क्योंकि ये जो है 22 से 29 नवंबर के बीच ऑर्गेनाइज़ किए जाएँगे, है ना? तो इसको थोड़ा याद रखना। अब आते हैं मेन इम्पोर्टेंट, जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ है, यहाँ से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में अभी जो है मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट किए गए हैं गुआम में। अब गुआम का लोकेशन देखो, ये देखो यहाँ पे गुआम का हमें लोकेशन दिखेगा, जो नॉर्थ पैसिफिक सी है, उसका जो है एक आइलैंड है, ठीक है? और यहाँ पे फिलीपींस सी है, तो वहीं पे जो है हमें पूरा गुआम का लोकेशन देखने को मिलेगा। तो इस जो लोकेशंस को थोड़ा कवर करना याद रखना, क्योंकि कौन-सा सी में है, कौन-सा ओशियन में है, ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और गुआम जो है एक आइलैंड कंट्री है। तो एक्सरसाइज़ मालाबार 2025 इसका जो है 29 एडिशन रहा है। इसे गुआम में होस्ट किए गए हैं और याद रखना ये जो गुआम है ना, एक्चुअली जो यूएसए का टेरिटरी है। गुआम जो है यूएसए का टेरिटरी है और यूएसए के द्वारा यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशंस किए जाते हैं। जो इसका हार्बर फेज़ रहा है 10 से 12 नवंबर के बीच और सी फेज़ रहा है 13 से 17 या फिर 18 नवंबर के बीच जो है इसका सी फेस रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। जो क्वाड नेवीज़ हो गया ना, क्वाड नेवीज़ में कौन-कौन आते हैं? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 4 क्वाड नेवीज़ हैं। इसके द्वारा जो है पूरा पार्टिसिपेटिंग कंट्री रहा है। इसी के द्वारा ये जो एक्सरसाइज़ हैं, मालाबार एक्सरसाइज़, इसे कंडक्ट किए गए थे। इसका थीम रहा है कि फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक, इंटीग्रेटिंग ऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो इस सब चीज़ को बनाए रखना कि फ्री, ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक होना चाहिए। जितना भी इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे फ्रीली मूवमेंट, उसके बाद ओपननेस होना चाहिए, उसके बाद जो है पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे प्रॉपर सिक्योर होना चाहिए। ये जो है इसका मेन थीम रहा है और इसी के थ्रू जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किए गए हैं। इंटीग्रेट करना ऑपरेशंस को, डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री का नेवीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सब के बीच जो है ऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना? तो इन सब चीज़ को जो है ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को कंडक्ट किए गए थे। उसी के साथ जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को बनाए रखना, जितना भी इश्यू हो रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड, उन सब चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ये जो है मेन इसका थीम रहा है एक्सरसाइज मालाबार का। फिर कुछ की एक्टिविटी में जॉइंट फ्लीट मूववेयर किए हैं, एंटी सबमराइन वारफेयर कंडक्ट किए हैं, फिर गनरी ड्रिल चलाए हैं, एयर ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं, फिर हार्बर प्लानिंग मीटिंग्स भी किए हैं। ये कुछ एक्टिविटी हैं जिसके थ्रू जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था, उसमें ये सब एक्टिविटी हमें देखने को मिला है। तो सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? तो डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पे किए हैं जितना भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री रहा है ना, जो क्वाड नेवीज़ हैं, क्वाड नेवीज़ का नाम याद रखना, जो इस कंट्री के बेस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्वाड नेवीज़ में कौन-कौन से कंट्री हैं?
कौन-कौन से कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए हैं या फिर क्वाड नेवीज़ में कौन कंट्री यहाँ पे आते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस वही रहा कि डेमोंस्ट्रेट किए हैं इंटरऑपरेबिलिटी को, एक कोऑर्डिनेशंस को यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट किए हैं इस क्वाड नेवी के बीच। डेमोंस्ट्रेट नवल इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग मेजर इंडो-पैसिफिक आवर्स स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग इन दी रीजन। ये जो है कुछ इसका मेजर सिग्निफिकेंस रहा है, जिसके थ्रू जो है ये जो एक्सरसाइज है कंडक्ट किए गए हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफली इसका स्टैटिक डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज मालाबार के बारे में, जो कि ये मल्टी नवल एक्सरसाइज है और इसे जो है एनुअली ज्वाइन किए जाते हैं क्वाड कंट्रीज के द्वारा। क्वाड में कौन कौन कंट्री आते हैं? इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड कंट्री है और इसी के बीच जो है हर साल है ना एनुअली ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं, वो है एक्सरसाइज मालाबार। इसे 1992 में फाउंड किए गए थे। ओरिजिनली जो है एक बायलैटरल एक्सरसाइज था, याद रखना। ये जो मालाबार एक्सरसाइज था ओरिजिनली बायलैटरल एक्सरसाइज था। बायलैटरल का मतलब होता है कि किन्हीं दो कंट्री के बीच पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगा। तो बायलैटरल में इंडिया और यूएसए के था। उसी के बाद जो है नेक्स्ट जैसे कि सिचुएशन आगे आए, टाइम बीता, तो इसे जो है क्वाड कंट्री को भी यहाँ पे शामिल किए गए, क्योंकि जो क्वाड कंट्री है इसमें भी तो जो यूएसए और इंडिया तो ऑलरेडी हैं। क्वाड कंट्री में जापान और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे भी इंक्लूड किए गए हैं। फिर जो है ऑब्जेक्टिव इसका पर्पस रहता है कि जितना भी नवल एरिया है उसको सिक्योर करना, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन करना, है ना? एयर ड्रिल चलाना। ये जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पस हैं, जिसके थ्रू जो है इसे कंडक्ट किए जाते हैं हर साल। मेन एक्टिविटी के बारे में अभी ही डिस्कस किए, जैसे कि एंटी सबमरीन वारफेयर ड्रिल, ना एयर डिफेंस ऑपरेशन, गनरी एक्सरसाइज करना, क्रॉस चेक लैंडिंग हो गया, टैक्टिकल मूववेयर हो गया, फ्लीट फॉर्मेशन हो गया। ये कुछ इसका मेन एक्टिविटीज़ हैं, जिसके थ्रू जो है एक्सरसाइज मालाबार कंडक्ट किए गए थे। उसमें जो है ये कुछ मेन एक्टिविटी को यहाँ पे किए जाते हैं। फोकस एरिया रहा है कि यहाँ पे मैरीटाइम डोमेन को अवेयरनेस करना, ज्वाइंट ऑपरेशन प्लानिंग करना, है ना? कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पूरे क्वाड कंट्री के नेवी के बीच। ये जो है कुछ फोकस एरिया रहा है और इसी के थ्रू जो है मालाबार एक्सरसाइज को कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्या न्यूज़ समझ आया? ये तो रहा फाइनली 12 नवंबर में जितना भी न्यूज़ थे, उस हर एक न्यूज़ को डिटेल के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए। क्लियर है? इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।